हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान सीईटी की परीक्षा होने वाली है। इस राजस्थान सीईटी से संबंधित राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की परीक्षा देने जा रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? यानी जो पुस्तक है सुंदर विलास, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी संत सुंदरदास जी ने। यानी सुंदर विलास पुस्तक की रचना संत सुंदरदास जी के द्वारा की गई है। फसल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है? फसल उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान का प्रमुख जिला है वो है गंगानगर जिला। वो है गंगानगर जिला। गंगानगर जिले का उपनाम क्या है दोस्तों? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जो फसल उत्पादन की दृष्टि से ही इसे उपनाम से जाना जाता है, ये नाम आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ है? यानी राजस्थान नहर का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान फीडर की समाप्ति से। यानी जो राजस्थान फीडर की समाप्ति होती है ना, ये राजस्थान फीडर जहाँ पे समाप्त होता है ना, वहां से जो आगे नहर निकाली गई है वही है राजस्थान नहर। ये है राजस्थान नहर। यानी राजस्थान फीडर से जो आगे की जो नहर है उसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल जी ने राजस्थान में कहाँ पर साधना की थी? दादू दयाल जी ने राजस्थान में कहाँ पर साधना की थी? तो ये की थी कारडला सांबर अजमेर में। यानी सांबर आमेर में है जो दादू दयाल जी ने साधना की थी। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? यानी जो वीर रस में जो डिंगल काव्य लिखा गया है, वीर रस में जो डिंगल काव्य लिखा गया है, इसका श्रेय किस जाति को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चारण और भाटों को। यानी जो डिंगल काव्य लिखे गए हैं वीर रस में, वो चारण और भाटों के द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करें। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप में हुई है? यानी जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश के किस रूप से हुई है दोस्तों? तो ये हुई है नागर अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। किस फसल का लगभग 80% क्षेत्र मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत है? यानी ऐसी कौन सी फसल है जो 80% मरुस्थलीय भागों में की जाती है? तो वो की जाती है बाजरा। यानी जो बाजरे की फसल है वो लगभग 80% है जो मरुस्थलीय जिलों के में ही की जाती हैं। राजस्थान देश में उत्पादन क्षमता एवं खाद्य प्रति हेक्टेयर किलोग्राम की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यानी राजस्थान का देश में उत्पादन क्षमता एवं खाद्य प्रति हेक्टेयर किलोग्राम की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है 9वां एवं 16वां। यानी देश में उत्पादन की क्षमता की दृष्टि से 9वां स्थान है और जो खाद्य प्रति हेक्टेयर किलोग्राम की दृष्टि से है वो है 16वां स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। निम्नलिखित में गलत वाक्य के आगे चिन्ह लगाए। यानी गलत जो चिन्ह है, गलत जो वाक्य है उसका आपको चयन करना है। रबी की फसल शीतकालीन फसल है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी को जो रबी की फसल है वो एक शीतकालीन फसल है। इसमें गेहूं, चना, जौ, अलसी, जीरा, सरसों उत्पन्न किए जाते हैं। यानी रबी की फसल के अंतर्गत जो शीतकालीन फसल होती है इसमें गेहूं, चना, जौ, अलसी और जीरा, सरसों का उत्पादन किया जाता है। इससे दिसंबर या जनवरी में काट ली जाती है। नहीं दोस्तों, ये जो फसल है रबी की फसल, ये दिसंबर के अंतर्गत बोई जाती है। तो गलत का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तो उसे कौन सी कृषि कृषि कहते हैं। यानी दोस्तों कृषि के साथ साथ अगर हम पशुपालन का भी कार्य करते हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, कौन सी कृषि कहते हैं, तो इसे है जो मिश्रित कृषि कहते हैं। पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य करना या कृषि कार्य के साथ साथ जो पशुपालन का कार्य किया जाता है इसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहनी है, यानी इनमें से कौन सी जो फसल है वो दलहनी फसल है, तो इनमें से जो अरहर है ये दलहन की फसल है। अरहर की जो फसल है ये दलहन की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना में सर्वप्रथम बनाया गया है, यानी जो चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं दोस्तों 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहले कौन सा बांध है, तो सबसे पहले जो बांध है वो है गांधी सागर बांध। सबसे पहले गांधी सागर बांध है, इसके बाद में है जवाहर सागर बांध, इसके बाद में है कोटा बैराज, जो चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकलती है, यानी जो इंदिरा गांधी नहर है ये किस नदी के संगम से निकलती है, तो ये निकलती है सतलज और रावी से। यानी जो सतलज और रावी के बाद जो यानी एक तरफ सतलज और दूसरी तरफ रावी, यहाँ से जो नदी निकलती है या नहर निकलती है वो है इंदिरा गांधी नहर। सतलज और रावी के संगम के बाद है जो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण बन जाने पर प्रतिवर्ष लगभग कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो पाएगी, यानी जब इंदिरा गांधी नहर पूर्ण रूप से बन जाएगी उसके बाद है जो प्रति वर्ष लगभग कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो पाएगी, तो ये हो पाएगी 15 से 17 लाख हेक्टेयर में। यानी जब इंदिरा गांधी नहर पूर्णतः बन जाएगी इसके बाद में प्रति वर्ष 15 से लेकर 17 लाख हेक्टेयर में इसे सिंचाई हो पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है, असत्य या गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी नहर निकलने के बाद है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं, ये भी बात सही है, यानी जब कृषि का कार्य होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला देखिए, इसमें जल विद्युत उत्पादन नहीं किया जाएगा, यानी इंदिरा गांधी नहर से जल उत्पादन नहीं किया जाएगा, ये बात गलत है। मंडियों का भी विकास हुआ है, तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन असत्य होगा। खडीन कृषि भूमि में नमी को सुरक्षित रखती हैं, ये की जाती हैं, यानी खडीन की जो कृषि है, खडीन कृषि है, ये कहाँ पे की जाती है दोस्तों, तो ये केवल जैसलमेर में ही की जाती हैं। यानी जो खडीन कृषि है ये केवल जैसलमेर में ही की जाती हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं को देखते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा किस नगर को हेरिटेज सिटी लुक देने की घोषणा 15 फरवरी 2014 को की है। यानी राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य और परंपराओं को देखते हुए किस नगर को हेरिटेज सिटी लुक देने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है करौली को, ये की गई है करौली को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में स्थित है इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो आता है लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत 3000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कर्ता विभाग बनाया गया है, यानी राजस्थान में जो बंजर भूमि है इस बंजर भूमि को विकास कार्य को क्रियान्वित करने के लिए कर्ता विभाग किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को। राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राजस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से क्रियान्वित की गई है, कब से लागू की गई है? तो ये 1956 से की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1956 में की गई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है। थैंक यू, धन्यवाद।